भाग 4। रात का वक्त चार्मी हाल में बैठी अभी भी अभिजीत का इंतजार कर रही थी, इसी उम्मीद में कि शायद अभिजीत उनकी शादी की सालगिरह याद हो, जिसके लिए उसने अभिजीत के लिए एक खूबसूरत सी घड़ी भी खरीदी थी। रात के 11:30, भूखी प्यासी चार्मी किचन पर डिनर सजे हुए बैठी रही, लेकिन अभिजीत का अता पता नहीं था। आखिर में जब उसकी आंखों ने जवाब दे दिया तो उसने अपनी पलकें थोड़ी देर के लिए बंद की, लेकिन उसे नींद लग पाती इससे पहले ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब चार्मी ने उठकर देखा तो अभिजीत अपने शूज उतार कर अंदर आ रहा था। अभिजीत जो बाहर से ही डिनर करके आया था, उसने जब चार्मी को हाल में बैठे देखा तो वह बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट लिए चार्मी बोली, जी नहीं, देखी तो सही मैं आपके लिए क्या बनाया है। अभिजीत ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, अच्छा हुआ तुम यही मिल गई। कहते हुए उसने एक एग्रीमेंट टेबल पर रख दिया और बिना भाव के बोला, आई वॉन्ट ए डिवोर्स। चार्मी जो अभी भी बहुत खुश थी जब उसने अभिजीत के मुंह से ये सुन तो मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, लेकिन न जाने क्यों उसने लगा कि शायद अभिजीत मजाक कर रहा है, इसलिए उसने कंफर्मेशन के लिए पूछा, क्या कहा आपने? तो अभिजीत सोफे पर बैठते हुए बोला, मैंने कहा मुझे डिवोर्स चाहिए, ये रहा वह एग्रीमेंट, इस पर साइन कर दो। थरथराते हाथों से 4 महीने वह एग्रीमेंट उठाया और आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, क्या ये सब निवेदिता की वजह से है? निवेदिता का नाम सुनकर अभिजीत जो बड़े शांति से बात कर रहा था, अचानक से उसे पर बरसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से उसका नाम लेने की? यह तो तुम भी अच्छे से जानती हो, तुमने कितने गंदे तरीकों का उसे करके मुझे शादी की थी। अपनी सफाई देते हुए चार्मी बोली, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, यह आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अभिजीत ने उसकी ना सुन। साइकेट्रिस्ट ली कहा, रियली? अगर तुम मेरी माँ से निवेदिता के बारे में नहीं रहती तो तुम्हें क्या लगता है वह उसे ढूंढ कर यहाँ से चले जाने के लिए मजबूर कर पाती? मुझे सब बताया है निवेदिता ने, लेकिन उसकी कड़वी बातों को नजरअंदाज करते हुए चार्मी बोली, आपको जो सोचना है वह सोचिए। आप जानते हैं अभिजीत, आज हमारी शादी की सालगिरह है। जिसे सुन अभिजीत झुंझलाकर बोला, भाड़ में गई तुम्हारी मेरी एनिवर्सरी, मैं तो ऑलरेडी मेरी शादी की सालगिरह बनकर आया हूँ, वह भी निवेदिता के साथ। 4 में जिसे अभी भी एक आशा थी शायद मेरी एनिवर्सरी की बात से अभिजीत शांत हो जाए, उसकी वह उम्मीद अभिजीत के इन बातों ने तोड़ दी। लेकिन अभी अभी इस पर ही मारूंगा, उसने टच करते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हारे इस बेशर्मी की सहारा न करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ डाइवोर्स की बात कर रहा हूँ। तुम हो कि बेशर्मों की तरह अभी भी मैरिज एनिवर्सरी लिए बैठी हो? लेकिन अभिजीत, चार्मी इससे आगे कुछ कह पाती कि अभिजीत ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। अब तक शांत बैठी चार्मी एक झटके से उठी और अभिजीत की आंखों में आंखें डाल बोली, मैं ओब्वियसली इस पर साइन नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। उसकी बात सुन अभिजीत ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तुमसे बहस कर सकूं, इसलिए चुपचाप इस पर साइन कर दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं साइन करवाने के। अच्छा, तो आप क्या कर लेंगे अब? चार्मी का शब्द भी जवाब दे चुका था, बोलो मत कर, मैं तुम्हारे
बाप की कंपनी अभी भी मेरे अंदर है, अभिजीत नहीं उसके पापा का नाम लेकर मानो उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो, जिस वजह से कि शब्द होकर चार्मी अब उसे देखने लगी और उर्वशी आवाज में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए बोली, मैं देख सकती हूँ कि कितनी अफसोस की बात है, जो कभी मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था वह आज इस कदर मुझसे नफरत करता है कि मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं कर सकता। और एक तरफ वह निवेदिता है जो बहुत कम समय से पहले ही तुम्हारे साथ है, उसका तुम विश्वास कर रहे हो। और यह कहकर वह तालियां बजने लगी। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अभिजीत ने उसके बालों को अपने हाथों में पड़ा और जोर से दांत पीसते हुए बोला, मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा, यह मेरा डिसीजन है। मैं हमारी यह समझौतों की शादी खत्म करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हेट यू। दर्द से तड़पते हुए चार्मी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी, जिस वजह से वह भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तो फिर बता दो ना अपनी माँ को, क्यों उनके सामने आकर तुम्हारी हवाएं उड़ जाती है। अब तो मानो अभिजीत अपनी शुद्ध बुद्ध को चुका था। उसने चार्मी को इस कदर धक्का दिया कि वह टेबल के एक कोने से जा टकराई और उसके सर से अब खून बहने लगा था। चार्मी अपनी आंखों से अभिजीत को देख रही थी। सोफे पर बैठा अभिजीत सिगरेट के काश भरते हुए चार्मी से बोल, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, उठो और साइन कर दो। लेकिन जमीन से पर गिरने की वजह से अब चार्मी जो डिप्रेशन की मैरिज थी वह कल गई और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि रागिनी आंटी ने तुम्हारी मुझसे शादी ऐसे ही करवा दी? वह जानती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं, लेकिन तुम जैसा फरेबी औरत के हाथों अंधा हुआ आदमी क्या समझ पाएगा? चार्मी के ये शब्द सुन शांत से बैठे अभिजीत, जो सिगरेट के काश भरे जा रहा था, उसने अपनी सिगरेट को बुझाया और उठकर चार्मी का गले को कश्यप कर दबाया और दहाड़ते हुए बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठीक है, तुम्हारी जीते जीना सही, तुम्हारे मरने के बाद मैं रिश्ते से आजाद हो जाऊंगा। कहते हुए उसने चार्मी का गला दबाना शुरू कर दिया। पहले से ही खाना ना खाने की वजह से चार्मी की अब आंखें बंद होने लगी। धुंधली आंखों से वह अभिजीत का गुस्सा और उसकी बेरुखी साफ साफ देख सकती थी। भाग 5। हॉस्पिटल वार्ड में चार्मी की आंखें खुली तो उसने पाया वह अस्पताल में एडमिट हो चुकी है। उसने ना सब्जी में यहाँ वहाँ देखा तो उसे कमरे में उसके खुद के अलावा और कोई नहीं था। उसने अपना हाथ उठाना चाहा तो पाया कि उसके हाथ को सलाइन लगाई गई थी। आखिर में उसने हिला ढूंढना बंद कर दिया। बाहर अभिजीत खड़ा कुछ सोच रहा था कि तभी एक अधेड़ उम्र की औरत मौजूद हो गई। लाइट पिंक कलर का कोट और पैंट पहने हुए औरत कोई बिजनेस वूमेन मालूम हो रही थी। अपनी हाई हील की टिकटक करते हुए उसने हॉस्पिटल वार्ड में कदम रखे तो अभिजीत की नजर उसे पर पड़ी और उसका हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और उसने धीमी आवाज में कहा, माँ। जब अभिजीत के पुकारने के बावजूद भी रागिनी जी ने उसे नजर अंदाज कर विप कमरे का दरवाजा खोला और अंदर की ओर चली गई, जहां चार्मी एडमिट थी। अपनी फूल जैसी बहू को इसी तरह जख्मी हालत में एडमिट देख उनके आंखों से आंसू आ गए और वह उसका चेहरा सहलाते हुए बोली, कैसी हो मेरी बेटी? बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? जी नहीं मन, बस ये दिखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। चार्मी मुस्कुराते हुए बोली, अपने पापा के बाद सिर्फ रागिनी जी ही थी जो चार्मी के दिल के बहुत करीब थी। अचानक से
जो रागिनी जी के आंखों में आंसू आए थे उसके मानो अंगारे बन गए और उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, बताओ चार्मी, क्या मैं अभिजीत को सजा दूं मेरी बेटी का जिस तरह उसने हाल किया है? आई प्रॉमिस मैं उसे नालायक को भी नहीं बचूंगी। चार्मी ने रोकते हुए कहा कि नहीं मन, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह तो बस में गिर गई थी। लेकिन उसकी बात को बीच में काटते हुए रागिनी की बोली, यही तुम्हारी गलती है चार्मी, तुम हर बार उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती हो, लेकिन वह नालायक है कि समझ नहीं पता उसे पर तो उसे नागिन निवेदिता की कुमारी छाई हुई है। रुको जरा, मैं आता हूँ कहकर वह उठी और वार्ड के बाहर चली गई जहाँ अभिजीत दीवार से टिके अकेला खड़ा था। उसके पास जाकर उसने बेहद रुक आवाज में कहा, सुनो जरा यहाँ आना। अभिजीत जिसे अचानक से रागिनी जी को इतने गुस्से में देखा तो वह उनसे पूछ बैठा, क्या हुआ मन? मैंने कहा जरा अंदर आओ तो ये कान बहरे हो गए हैं तुम्हारे। अभिजीत भी उनके पीछे पीछे चला गया और जब उसने वार्ड में अपने कदम रखे तो एक जोरदार तमाचा रागिनी जी उसके गाल पर रसीद करते हुए कहा, कब सुधरोगे अभिजीत तुम? कब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? मां, अभिजीत ने इतना ही कहा कि उसकी बात को बीच में काटते हुए रागिनी जी ने अपने दांत पीते हुए बोली, मैं हमेशा तुम्हें बताया है कि चार्मी के साथ किस तरह रहना है तुम्हें, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे कान में ये बात जाती ही नहीं है। अभिजीत जो अपना गाल सहला रहा था उसने उनकी बात सुन चार्मी की और गुस्से भरी नजरों से देखा, लेकिन रागिनी जी तो मानो आज पूरा गुस्सा ही उसे पर निकलना आई थी। अभिजीत से कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डाइवोर्स का जिक्र करने की? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं कि तुमने उसे नागिन निवेदिता को ढूंढ लिया है और उसे फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो? कहते हुए उन्होंने फिर से अभिजीत को मारना चाहा, लेकिन चार्मी ने अपने हाथ से उन्हें रोका और बोली, मॉम नहीं, आप इतने लंबे सफर से बहुत थक गई है, प्लीज आप जाकर आराम कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चार्मी अभिजीत के प्रति प्यार देखना चाहते हुए भी रागिनी को रुकना पड़ा और उन्होंने अभिजीत की ओर देख कहा, तुम अब जा सकते हो, मुझे चार्मी से कुछ अकेले में बात करनी है। अभिजीत जो ये कुछ देख रहा था वह मन ही मन बोला, ब्रावो, क्या मन पाए हैं मैंने यहाँ अपने बेटे पर, इनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और यह बाहर की लड़की पर प्यार लुटा रही है। उसने चार्मी की ओर तीखी नजरों से देखा और बिना कुछ बोले वार्ड के बाहर जाने लगा और धड़ाम की आवाज के साथ किया। उसके जाते ही रागिनी जी चार्मी के बेड पर बैठी उसका हाथ अपने हाथ लिए बोली, मेरी बच्ची, तुम्हारे बहुत एहसान है इस आहूजा फैमिली पर, लेकिन हमें तुम्हें हमारे परिवार ने निराशा ही किया है। वह तुम्हें इतना गलत समझता है लेकिन तुम फिर भी उसकी परवाह करती हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे नालायक लड़के से। आई एम रियली वेरी सॉरी। काथा, नहीं मॉम, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन वह मुझे जरूर समझेंगे। चार्मी को इतना शांति से बात करता देख आखिर में रागिनी जी बोल पड़ी, लेकिन बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम उसे सब सच क्यों नहीं बता देती? नहीं मन, अभी सही वक्त नहीं आया है, वक्त आने पर मैं खुद उसको सब बता दूंगी। चार्मी की बात सुन रागिनी जी ने गहरी लंबी सांस भरी और उसका माथा सहलाते हुए बोली, ठीक है, मैं नैतिक से बात की है, वो तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज करके घर ले आएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। उसे अपनी तबीयत का ख्याल रखना को कहे वहाँ से बाहर चली गई।